Hello students, myself Bafna ma'am. In last video, I had discussed about the different types of partnerships. Okay, so partnership, it is already been told that if it is a fixed period of time or at a will, it is at a liberty of the if it is at a liberty of the partnership when it is to be dissolved or when it has to be taken into consideration के कितने कितने टाइम पीरियड तक ये पार्टनरशिप फर्म रहेगी। अगर उस डीड में अगर वो कुछ ऐसा क्लॉज नहीं लिखा है, so if that clause is silent in that partnership deed, तो मेथड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा, अगर उस पार्टनरशिप ने वो डीड साइलेंट है, उसमें क्लॉज नहीं लिखा है, देन द अप्रोप्रिएट रूल ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई. Okay, now abhi, what are the different types of partnership? The different types of partnership here is partnership for a fixed term. अभी ये प्रॉपरली इन एज अ नेम ओनली सजेस्ट वेयर ए पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इट मे बी कॉल्ड एज ए पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड टर्म. फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में ही पार्टनरशिप रहेगा, तो इसी इट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टर्म. सो वंस दिस पीरियड एक्सपायर्स इट गेट डिसॉल्व ऑटोमेटिकली. अगर ये पीरियड ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया है, तो वो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी. ओके, सो वेयर ए फर्म कंस्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स्ड टर्म continues to carry on business after the expiry of the term, the mutual rights and duties of the partners remain the same. So the rights and duties of the partners will remain the same अगर expiry भी हो गया है, as they were before the expiry. So far as they may be consistent with the incident of the partner at a will. Okay, the partnership for a fixed term, partnership at a will. See, where no provision is made by contract between the partners for the duration of their partnership or for the determination of their partnership, the partnership is partnership at will. अगर no provision is made in contract, अगर provision लिखा ही नहीं contract में between the partners and the duration of their partners, so it has been determined by the partner that the partnership firm is at will. तो एट विल, वो विल के हिसाब से स्टार्ट हुआ है, तो डिसॉल्व भी अपने हिसाब से ही होगा. सो द थर्ड पॉइंट इज पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप. सी ए पर्सन मे बिकम ए पार्टनर विथ अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग. ही में बिकम ए पार्टनर विथ अनदर पर्सन, जाने कि मैं दूसरे पार्टनर के साथ मैं जो एक इंसान हूँ जो दूसरों के साथ दूसरे पर्सन के साथ पार्टनर कर रही हूँ, तो एक पर्टिकुलर एडवेंचर है, कुछ अंडरटेकिंग्स है. See, a particular partnership may come to an end on completion of a particular venture or a expiry of particular time. So कुछ complete aspect, यानी जो completion of particular venture, जो पर्टिकुलर मैंने कुछ रखा है कि भाई पर्टिकुलर वेंचर या एक्सपायरी ऑफ पर्टिकुलर टाइम, या फिर हाउ वर द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप कैन टेक प्लेस इवन बिफोर. अगर मेरा जो पार्टनरशिप फर्म का जो काम मैंने स्टार्ट किया है, अगर वो कंप्लीट हो गया है या एक्सपायरी नहीं भी हुआ है, तो वो पहले भी तो वो पार्टनरशिप फर्म पहले भी डिसॉल्व कर सकती हूँ विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स. जरूरी नहीं है कि भाई अभी एक्सपायरी होने तक मैं रुकूंगी या फिर मेरा काम खत्म हो गया है फिर भी मुझे रुकना ही पड़ेगा एक्सपायरी टर्म के लिए. नहीं, तो देन आई कैन डिसॉल्व एट एनी टाइम with the consent of all the partners. So further, the partner can continue the partnership even after the completion of the particular venture or term. अगर मैं पार्टनर, अगर मेरा पार्टनरशिप का फर्म है, मुझे अगर कंटिन्यू कर सकता है, इट इज़ माई वेल एंड विश, तो कंटिन्यू आफ्टर द वेंचर ऑल्सो, आफ्टर द वेंचर ऑल्सो, और या फिर आफ्टर द एक्सपायरी ऑल्सो आई कैन कंटिन्यू द फर्म. However, in such case, it will be considered as a partnership at will. ओके, सो ये पार्टनरशिप एट विल, यानी मेरे विल के हिसाब से मैं चल सकती हूँ. So example of a particular partnership, a team of 2 or more auditor engaged in the audit of the account of a particular company. यहाँ पे एक कंपनी है जो पार्टनरशिप फर्म है, तो 2 or more auditors engaged in audit of the account, जो ऑडिटिंग कर रहे हैं अकाउंट, may be called as a partner in that particular audit. उस ऑडिट में एक पर्टिकुलर पार्टनर हो सकते हैं. वंस द पर्टिकुलर ऑडिट इज ओवर, अगर वो पर्टिकुलर ऑडिट कंप्लीट हो गया एंड द फाइनल रिपोर्ट इज ड्यूली बीन सबमिटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दिस पार्टनरशिप विल ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व्ड. ओके,
So a beautiful example has been given about this particular partnership. So the fourth point is registered partnership firm. Now, what is registered partnership firm? I have already told you. The essential elements have been required and it should be registered. See, a registered partnership firm is one which is duly registered with the registrar of the firm in accordance with the procedure provided in section 58 of the Act. Okay. So, fifth point is here a limited liability partnership. LLP यानी LLP स्मॉल फॉर्म में LLP लिखते हैं यहाँ पे. सी इन सच टाइप ऑफ पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ सर्टन पार्टनर्स इज लिमिटेड. सी अगर मेरा जो पार्टनरशिप फर्म है, मेरी जो लाइबिलिटी है वो सर्टन लिमिट तक ही रहेगी. अमाउंट ऑफ कैपिटल यानी अगर मेरे पार्टनरशिप फर्म में 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 4 लोग हैं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट 25 रुपीज़ है, तो मेरी लाइबिलिटी सिर्फ 25 रुपीज़ तक ही होगी. सो विच दे अग्री टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द बिजनेस. मैंने कॉन्ट्रीब्यूट कितना किया है 25 रुपीज़, दूसरों ने भी कितना किया है कॉन्ट्रीब्यूट 25 रुपीज़, तो मेरी लाइबिलिटी 25 रुपीज़ तक ही होगी, उसके ऊपर नहीं होगी. So in this type of a partnership, there will be at least one general partner whose liability may be made limited. So such partnerships are prevalent in USA and European countries. ये partnership they are prevalent in USA and European countries में है. Okay. So here the Limited Liability Partnership Act 2008 has been enacted and it came into force from 7 January 2009. 2009 में ये LLP Act 2008 has been enacted and it came into enactment में कब हुआ था Limited Liability Partnership का 2008 में, but it came into force on 2009. So according to this act, Limited Liability Partnership यानी मैंने कहा है LLP, okay, so LLP is viewed as an alternative corporate business vehicle that provides the benefit of a limited liability. So it shall have at least 2 designated partners who shall be responsible for doing all acts to be done by LLP. Okay, it shall have at least 2 designated partners. 2 designated partners तो होने ही चाहिए. So who shall be responsible for doing all the acts? दे शेल बी रिस्पॉन्सिबल वॉट एवर द एक्ट्स दे आर डूइंग, यानी जो कार्य कर रहे, जो काम कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे. जैसे कि डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, तो कंपनी भी LLP के अंदर आ सकती है. तो लायबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड पार्टनर विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ द फर्म. जो मैंने अभी कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 25 रुपीज़ का, तो मेरी लायबिलिटी उतनी ही होगी, उसके ऊपर नहीं होगी. ओके. द 6th पॉइंट है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. नो व्हाट इज अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे? हाँ, दिस काइंड ऑफ फर्म इज वन विच इज नॉट ड्यूली रजिस्टर्ड. ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ है विद द रजिस्टर ऑफ द फर्म, बट स्टिल ऑपरेट्स सिंस रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी. फिर भी वो ऑपरेट हो रहा है लेकिन कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे. ओके, सो उसको अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कहा गया. अभी 7th क्या है? इलीगल पार्टनरशिप. द पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल इन द फॉलोइंग सिचुएशन. अगर मेरा पार्टनरशिप फर्म है वो कब इलीगल माना जाएगा? ए पार्टनरशिप इज कंसिडर्ड एज ए इलीगल इफ इट इज फॉर्म्ड फॉर कैरिंग ऑन सम इलीगल बिजनेस एक्टिविटी. अगर मैं कुछ इलीगल बिजनेस एक्टिविटी कर रही हूँ सच एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर, गन्स, बॉम्ब्स और ब्राउन शुगर्स एक्सेट्रा, सो इट इज पॉसिबल टू फाइल ए सूट अगेंस्ट सच फर्म एंड टेक एक्शन. सो मेरे ऊपर कोई भी केस कर सकता है, फर्म के ऊपर केस कर सकता है एंड एक्शन ले सकता है. सो हाउएवर एनी पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सच पार्टनरशिप फर्म विद फुल नॉलेज ऑफ इट्स इलीगल एक्टिविटी. अगर मेरे साथ कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सामने वाला और उसको मालूम है कि मैं इलीगल एक्टिविटी में, उसको फुल नॉलेज है कि मैं इलीगल एक्टिविटी कर रही हूँ, सो ही कैनॉट फाइल ए सूट pertaining to such contract. तो वो सूट फाइल नहीं कर सकता है because he had total knowledge that I am doing some illegal activity. So this is clear from section 24 of Indian Contract Act, which makes an agreement with unlawful object and consideration to be void. ये void consideration है, unlawful object है and hence it is not enforceable by law. यानी आप rights को enforce नहीं कर सकते हैं. Okay?
सेकेंड पॉइंट ये भी कहा गया है, ए पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल व्हेन द नंबर ऑफ इट्स पार्टनर एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। अगर मेरा पार्टनरशिप फर्म में ये कहा गया है, मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कहा है कि बैंकिंग में 10 और मिनिमम मैक्सिमम बिजनेस में 20, अगर 20 से भी 21 हो गया है तो वो जो मैक्सिमम लिमिट दिया है उस नंबर एक्सीड पार्टनर्स का एक्सीड हो गया है तो इट विल बिकम इलीगल अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज एक्ट। सो इन अदर वर्ड्स, वेयर द number of the partner exceed 10 in a partnership firm carrying on banking business, मैंने कहा अभी 10 banking business, and in other case it exceeds 20, such partnership will become illegal. Okay, so next we will see what are the types of partners. Now different types of partners, अभी different types of partners क्या है? Actual or active partner. Actual partner is one who becomes partner. Who is actual partner is one who becomes partner by agreement and takes active part in the conduct of the partnership business. अभी मैं actual partner हूँ. Now मैं actual partner क्यों हूँ? क्योंकि who becomes a partner by agreement, मैंने agreement किया है. I have become a partner by agreement. I am taking active part in the conduct of the partnership business. मैं एक्टिव पार्ट ले रही हूँ बिजनेस में, एक्टिव हूँ मैं, तो उसको एक्टिव बोलते हैं. सो ही इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑस्टेंसिबल पार्टनर, जो मुझे ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कहा जाता है. सो व्हाट? एन एक्टिव पार्टनर एंड ऑल अदर पार्टनर आर लायबल टू थर्ड पार्टनर्स फॉर ऑल एक्ट डन बाय हिम. सो मैं एक्टिव पार्टनर हूँ एंड ऑल अदर पार्टनर जो मेरे साथ दूसरे पार्टनर है वो भी लायबल हो गए थर्ड पार्टीज को. कुछ कार्य किया है, कुछ काम कर रहे हैं, यानी मैं एक्टिव पार्टनर हूँ. इसका ये मतलब नहीं होगा कि मैं आई ओनली विल बी लायबल. इवन माई अदर पार्टनर्स विल ऑल्सो बी लायबल फॉर द एक्ट कंडक्टेड बाय हिम. So in ordinary course of business, in case of retirement from the firm, an actual partner has to give a public notice. अगर मैं actual partner हूँ, अगर मेरा रिटायरमेंट हुआ है तो मुझे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा. ऑफिस रिटायरमेंट, मुझे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा फर्म को कि मैं रिटायर हो गई हूँ करके, टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ हिज रिटायरमेंट. अभी आज से मैं मेरी जो भी लाइबिलिटी है, आज मेरी रिटायरमेंट से मेरी जो लाइबिलिटीज़ है, जो रिटायरमेंट जो मैं ले रही हूँ, कुछ भी लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी. सो वॉट एवर द एक्ट विल बी डन बाय द फर्म, आई विल नॉट बी लायबल. So failure to give such notice continues him to remain liable for the act. अगर मैंने नोटिस नहीं दिया है मेरे रिटायरमेंट का तो ये माना जाएगा कि मैं अभी भी एक्टिव पार्टनर हूँ एंड आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर एनी एक्ट कंडक्टेड बाय द पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म. ओके, इवन आफ्टर माई रिटायरमेंट. Okay, so actual partner or active partner. Now what is sleeping partner or a dormant partner? A sleeping or a dormant partner is one who is neither active nor known to the outsider. A sleeping partner क्या है, उसमें क्या होता है, he contributes to the capital of the firm. अगर मैं अभी स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मान लीजिए मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है फर्म को, बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. बट मैं अभी बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने मेरा पैसा उसमें कंट्रीब्यूट किया है फर्म को. सच ए पार्टनर इज लायबल टू थर्ड पर्सन फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म जस्ट लाइक एनी अदर पार्टनर. तो मैं स्लीपिंग पार्टनर यानी डॉर्मेंट पार्टनर कब कहूँगी, मैंने फर्म को पैसा कंट्रीब्यूट किया है लेकिन मैं एक्टिव नहीं हूँ. कुछ भी बिजनेस हो रहा है, कुछ भी बाहर कुछ लेना देना वगैरह, कुछ भी हिसाब किताब जो हो रहा है, मैं उसमें एक्टिव नहीं हूँ, बट आई हैव कंट्रीब्यूटेड. उसमें क्या होता है, मेरा जो प्रॉफिट है वो मुझे मिलेगा, बट आई एम स्लीपिंग पार्टनर. मैं इंटरफियरेंस नहीं करूँगी दूसरे अदर पार्टनर्स को. बट फर्म हैज़ डन एनी इलीगल एक्टिविटी और थर्ड पर्सन आके मेरे फर्म के ऊपर सूट फाइल करेगा, तो इवन दो आई एम ए स्लीपिंग पार्टनर, इवन आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट. ओके, ही नीड नॉट गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म.
Okay, so here it has been completely told. A sleeping or a dormant partner is one who is neither active nor known to the outsider. Outsider को मालूम ही नहीं है. He contribute to capital to the firm but does not participate in the conduct of the business. Such a partner is liable to the third parties for all the acts of the firm just like any other partner. He need not give public notice of his retirement from the firm. He is not liable for any act of the firm after he ceases to be a partner even if he does not give a public notice. सो पब्लिक नोटिस, यहाँ पे पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ. तो स्लीपिंग जो पार्टनर है आउटसाइडर को मालूम भी नहीं है. तो ओनली इफ ही टेल्स टू द फर्म कि भाई अभी आज से मैं रिटायर हो गया हूँ करके, दैट इज मोर देन एनफ. ही नीड नॉट गिव पब्लिक नोटिस. जैसे लास्ट में एक्टिव पार्टनर को देना पड़ता है क्योंकि लोगों को मालूम है कि भाई एक एक्टिव पार्टनर है, सो ही हैज़ टू गिव पब्लिक नोटिस कि भाई आज से मैं रिटायर हो गया हूँ. लेकिन स्लीपिंग पार्टनर में ऐसा नहीं है, उसको किसी आउटसाइडर को मालूम ही नहीं है कि भाई ये स्लीपिंग पार्टनर है. सो ही नीड नॉट गिव एनी नोटिस. सो वॉट एवर द एक्ट और द एक्ट हैज बीन कंडक्टेड बाय द फर्म, he will not be liable. Okay, so dormant partner's insanity or incapacity to perform his duty is no ground for the dissolution of the firm because a dormant partner has no duty to perform. Okay, so what is now, we have completed this one and dormant partner हो गया. अभी फोर्थ पॉइंट क्या है? अभी फोर्थ है नॉमिनल पार्टनर. थर्ड पॉइंट, सॉरी, नॉमिनल पार्टनर. सो व्हाट इज ए नॉमिनल पार्टनर? इज वन हु हैज नो रियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस. सी लास्ट में फर्स्ट में एक्टिव पार्टनर था, उसको इंटरेस्ट है बिजनेस में. स्लीपिंग पार्टनर्स में उसको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है बट ही इज ए स्लीपिंग, ही इज आउटसाइडर. जैसे बाहर के लोग आते हैं वैसे आता है, मतलब आउटसाइडर को मालूम ही नहीं है कौन है स्लीपिंग पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर को क्या है? ही हैज नो इंटरेस्ट इन द बिजनेस. He has no right to share the profit of the business. He lends his name and credit to the firm and does not take active part in the business. He does not contribute his capital for the business of the firm. However, he is liable for all the acts of the firm as if he is the actual partner. यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में. He has no right to share the profits of the business. जो बिजनेस होता है उसमें जो प्रॉफिट होता है उसमें शेयरिंग नहीं मिलेगा. He lends his name, जैसे गुडविल देता है, क्रेडिट टू द फर्म, name and credit to the firm and does not take active part in the business. He lends his name and credit to the firm and does not take active part in the business. Okay, he does not contribute his capital for the business of the firm. वो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, बट ही हैज लेंड हिज नेम एंड क्रेडिट. Then also he is liable for all the acts of the firm as if he is an actual partner. Okay, so that is called as a nominal partner. Now fourth point is, what is a silent partner? So a partner who gets into an agreement with other partner and has no voice in the management of the partnership business is called as a silent partner. So अब मैंने पार्टनरशिप में पार्टनर हूँ, who gets into an agreement with other partner, मैंने दूसरे पार्टनर्स के साथ अग्रीमेंट किया है, अब मेरी कुछ आवाज़ ही नहीं है मैनेजमेंट में, पार्टनरशिप बिजनेस में. सो आई एम कॉल्ड एज ए साइलेंट पार्टनर. ही शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करूंगा. एंड इज फुल्ली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म. मैं फुल लायबल हूँ, जो डेट्स है, जो debts of the firm hai, I am totally liable and can take active part in the conduct of the business. So I can take active part in the conduct of the business. This is called as a silent partner. Okay, so fifth point is partner in profits only. A partner who is entitled to a certain share a profit without being liable for the losses is called as a partner in profit only. See, I am a partner who is entitled to a certain share a profit without being liable for losses. मैं शेयर तो कर रही हूँ मेरा प्रॉफिट, बट विदाउट बीइंग लाइबल फॉर द लॉसेस, लेकिन मैं लॉसेस में उसमें अधिकार नहीं हूँ, सिर्फ प्रॉफिट वनली हूँ. सो आई एम कॉल्ड ए पार्टनर इन प्रॉफिट वनली. सो ही इज नॉट परमिटेड टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द फर्म. सो आई एम नॉट permitted to take any part in the conduct of the firm if I am a partner in profit only, but is liable for all the acts of the firm. But
जो फर्म में एक्ट हो रहा है, जो कुछ कार्यक्रम हो रहा है, बट आई एम लायबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म. ओके, दैट इज कॉल्ड पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. अभी सब पार्टनर, 6th पॉइंट क्या है? सब पार्टनर किसको कहते हैं? ए सब पार्टनर इज वन हु शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ अनदर पार्टनर. See, I am a sub partner. I am one person who shares the profit of another partner. I am sharing the profit. यानी मैं शेयर कर रही हूँ प्रॉफिट दूसरे पार्टनर का. Sometimes a partner of a firm agrees to share his own share of profit with an outsider. Sometimes क्या होता है? ए पार्टनर ऑफ ए फर्म, अगर मैं पार्टनर हूँ फर्म की, आई अग्री टू शेयर माई ओन शेयर ऑफ प्रॉफिट विथ एन आउटसाइडर. In such circumstances, a sub-partnership come into existence between the contracting partner and the outsider. Okay? So, and such an outsider is known as a sub-partner. उसको सब पार्टनर कहा जाएगा. ए सब पार्टनर इज नॉट ए पार्टनर इन द आई ऑफ द लॉ. अकॉर्डिंग टू कानून की नज़र में सब पार्टनर नहीं कहा जाएगा. एंड हेंस ही इज नॉट राइट अगेंस्ट द फर्म. ही इज नॉट राइट अगेंस्ट द फर्म. वो उसका कुछ राइट ही नहीं है फर्म के अगेंस्ट. सो मोर ओवर ही इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट. उसका कुछ, ही इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म, नॉर कैन ही बाई द फर्म बाई हिज एक्ट. सो ही हैज़ राइट टू क्लेम अग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट. अगर मैं सब पार्टनर हूँ, आई हैव ए राइट टू क्लेम अग्रीड शेयर जो है प्रॉफिट का. आई कैन क्लेम फॉर इट from the contracting partners only I can claim. Okay, this is called sub partner. And 7th is working partner. Sometimes a partner having some special qualification is assigned the management and control of the business. He is called working partner. See, working partner क्या होता है? इसमें उसके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है, कुछ असाइनमेंट होते हैं, मैनेजमेंट है, कंट्रोल ऑफ द बिजनेस है. तो उसको कंट्रोल कैसे करना है बिजनेस को, मैनेजमेंट को कैसे करना है. ही इज गिवन एन सम टास्क विच ही इज बीन असाइंड हियर बिकॉज ही इज हैविंग सम क्वालिफिकेशन, स्पेशल क्वालिफिकेशन. ही इज कॉल्ड एज अ वर्किंग पार्टनर. सो नॉर्मली ही रिसीव्स ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी. जैसे हम कंपनी में देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, LLP जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, उनके पास क्वालिफिकेशन रहता है, उनको असाइन तो किया जाता है, उनको एक सैलरी दी जाती है. बिसाइड हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, उसको एक शेयर भी दिया जाता है. प्रॉफिट तो देते ही है सैलरी की तरफ से, और एक स्मॉल शेयर भी दिया जाता है. सो इट मे बी नोटेड दैट अदर पार्टनर्स आर लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट. सो इट इज, यहाँ पे एक नोट किया जाएगा, तो अदर पार्टनर्स से आर लायबल टू द थर्ड पार्टीज. वो तो लायबल तो ही है, लेकिन अदर पार्टनर्स भी लायबल है फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म. ओके, सो वर्किंग पार्टनर, ही इज कॉल्ड अ वर्किंग पार्टनर. एंड व्हाट इज नाउ 8th, इनकमिंग पार्टनर. सो व्हाट इज इनकमिंग पार्टनर? ए पर्सन हु इज एडमिटेड एज ए पार्टनर इन ए फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एक्सिस्टिंग पार्टनर इज कॉल्ड एज एन इनकमिंग पार्टनर. यहाँ पे अगर मैं एक इनकमिंग पार्टनर हो, एक पर्सन है हु इज एडमिटेड एज ए पार्टनर, मैं एडमिट हो गई हूँ आई एम बीन एडमिटेड एज ए पार्टनर इन ए फर्म विथ द कंसेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर. यहाँ पे जो दूसरे एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो उसमें मैं एडमिट हो गई हूँ कि मैं भी पार्टनर हूँ, तो मैं अभी क्या कहलाई जाऊंगी? इनकमिंग पार्टनर. सो आई एम एन इनकमिंग पार्टनर. तो इनकमिंग पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर हीज एडमिशन एज ए पार्टनर. मेरे जो पहले जो एक्ट किया गया है, आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल एंड आई विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि भाई अभी मैं भी पार्टनर में आ गई हूँ, तो इवन आई एम नाउ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. जो पहले एक्ट जो कुछ किया है फर्म ने, तो आई विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. बट इफ ही स्पेसिफिकली अग्रीज टू बेयर द पास्ट लाइबिलिटीज, अगर वो खुद बेयर करता है कि जो पास्ट में जो लाइबिलिटीज हुई है, जो दायित्व है आपका, जो कुछ एक्ट किया है, मैं उसको एग्री करता हूँ, देन ही विल बी लायबल फॉर द अदर पार्टनर्स ऑल्सो. सो ही विल बी लायबल फॉर द अदर पार्टनर्स ऑल्सो फॉर द सेम. So the third parties whoever cannot hold him liable as there is no privity of contract between the new partner and the creditor. So third parties में क्या है? He cannot, third parties जो है, he cannot, however they cannot held, third parties आके ये नहीं बोल सकते कि this person is held liable for the act, whatever the act he is done from the firm and there is a contract between the partners. तो third person नहीं बोल सकता है unless and until जो incoming partner खुद कहता है I will bear all the past responsibility.
तो उसको इनकमिंग पार्टनर बोलते हैं। एंड व्हाट इज नाइन्थ? आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर किसको कहते हैं? एंड आउटगोइंग पार्टनर इज वन हु गोज आउट ऑफ existing firm in which rest of the partners continue to carry on a business is called outgoing partner। यहाँ पे अगर मैं outgoing partner हूँ, is one who goes out of existing firm, जो firm अभी existing है उसमें मैं निकल जाती हूँ, दूसरे और अन्य पार्टनर है उनका जो firm है उसमें मैं निकल जाती हूँ, then I am an outgoing partner, now I cease to be a partner over there। तो और रिटायरिंग पार्टनर, यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर भी कहा जाता है। सो पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर। सो ए पार्टनर में रिटायर कैसे रिटायर हो सकता है? विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। सो एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एक्सप्रेस करके बोल सकता है नो आई विल बी नो इन अकॉर्डेंस विद एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पर्सन, यानी अभी मैं सीज हो रहा हूँ आपकी फर्म में, मैं अभी पार्टनर नहीं हूँ। वेयर द पार्टनरशिप इज एट ए विल, वेरे पार्टनरशिप इज़ एट ए विल, अगर पार्टनरशिप का मेरी मर्जी थी तब तक मैंने किया है। बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। So if I am an outgoing partners, I will be giving notice in writing to all other partners कि अभी मेरा इंटेंशन है कि अभी मुझे रिटायर करना है, कि मैं लिख के देती हूँ by giving a notice। So retiring partner remains liable to third parties for all act of the firms unless public notice is given of his retirement। जब तक मैं अपना रिटायरमेंट का नोटिस नहीं देती हूँ तब तक मैं वो उस फर्म की पार्टनर मानी जाऊंगी और जो भी एक्ट लायबल है वो मेरे ऊपर भी रहेगा। बट व्हेन आई एम सीजिंग टू बी ए when I cease to be a partner, I have to give a public notice. From that day, I will not be liable for the any act of the firm. Okay. Now, 10th point is minor as a partner. Who is a minor? One who is not a major, yani who is not completed at the age of 18 years. He is considered as a minor. So, if a minor is a partnership partner in a partnership firm, what is going to happen? A minor cannot a partnership being a contract, a minor cannot entry into the partnership, he being incapable of contracting. He is not a capable person for going for a contract. Already I have been told in the contract act that a minor cannot go for a contract because he is a minor. He is not a major and he has not completed at the age of 18 years. He cannot go for he cannot bind himself for the contract. So in case of a partnership firm, minor's agreement is void ab initio. It is already been told that whatever the agreement is done by the minor, it is void ab initio, यानी from starting only it is null and void। but if all the partners agree, यहाँ पे फिर ये बोला गया है, if all partners agree, a minor may be admitted to the benefit of the already existing partnership firm। see a minor can be admitted, अगर मैं माइनर हूँ मान लीजिए और दूसरे एग्जिस्टिंग पार्टनर है, अगर वो कहते हैं कि मैं पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकती हूँ, तो आई कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, तो मैं पार्टनर बन सकती हूँ दो आई एम ए माइनर, बट विथ द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। ए पार्टनर बाय एस्टॉपल इज वन हु represent himself to be a partner in the firm। A partner by estoppel is one, अभी पार्टनर कौन है? estoppel is one who represent himself to be a partner in the firm। so I am representing myself that I am a partner in this firm, but in reality he is not so, I am not so, I am representing myself that I am a partner, but in reality he is not so। see a person who is not really a partner represent himself to be a partner, and the person dealing with the firm believes him to be a partner, but firm is believing that he is a partner। in such circumstances he is stopped, he is preventing from denying that he is not a partner। so in such circumstances I am being stopped from denying, मुझे स्टॉप किया जाएगा, मुझे प्रिवेंट किया जाएगा that he is not a partner, that I am not a partner। such a person is called a partner by estoppel or
by holding out. So I have been hold, that you cannot tell like that at particular such circumstances, some circumstances. So a partner by estoppel or by holding out, he may also be called as a quasi partner. Okay. So different types of partners. We have completed what are the different types of partnerships. Different type of partners are partners for a fixed for term, partners at a will, particular partnership, registered partnership firm, limited liability partnership, unregistered partnership firm, illegal partnership. So we have discussed different types of partners also are there. Various types of partners also: active partner, sleeping partner, nominal partner, silent partner, partner in profit only, sub partner, working partner, incoming partner, outgoing partner, minor as a partner, partner by estoppel or holding out. So section 28, till that we have completed in this. We have already discussed in the last video also that who is considered as a partner in partnership firm, and partnership firm किसको पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा. सो कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड दिस 3 वीडियोज, एंड 4th वीडियो आई विल बी टेकिंग अबाउट rights and duties of a partner towards other partners. See, what are the rights and duties of the partners towards other partners? So for the smooth functioning of a partnership firm, mutual trust between the partners is very much necessary. अगर आपका पार्टनरशिप फर्म स्मूथ में जाना चाहिए तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ऑल दिस आर वेरी मच नेसेसरी. से पार्टनर बीइंग म्यूचुअल एजेंट आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अ गुड फेथ. ओके, सी इफ आई एम ए पार्टनर, आई एम ए म्यूचुअल एजेंट, आई हैव टू मेरी तरफ से एक्सपेक्ट क्या किया जाएगा कि आई हैव टू एक्ट इन अ गुड फेथ. द पार्टनर आर एट लिबर्टी टू डिटरमाइन म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज. So the partner are at the liberty to determine they have rights, duties and liabilities subject to the provision of the partnership act. जो provisions दिया गया है, आपने आपके जितना clauses है, आपके जितना framework है, उसके हिसाब से आपकी rights, duties and liabilities बनती है. So the mutual relation of the partners are governed by the terms of the partnership deed or by a course of dealing, जो आपकी dealing हुई है. So act of the partners bind the firm towards the outsider world. So whatever the acts of the partners, it will bind to the outsider world. Similarly, the act of the firm to bind the partner. So in the absence of any agreement among the partner, if there is a absence of agreement among the partners, the provision of the act will be applicable. जो provisions है partnership का act है वो applicable होगा. दो contract partners can determine mutual rights and duties. Through that contract, partners can determine mutual rights and duties. उस contract के तहत मैं अगर unregistered firm है या agreement नहीं किया गया है तो उसके हिसाब से मेरी rights and duties मैं तय कर सकती हूँ. Such contract may either be in writing or it may be implied. This situation is expressed in section 11 clause subsection 1 of this act. Okay, so today's video we will be we have completed types of partners, and next video we will be completing rights and duties of the partners towards the other partners and determination of the rights and duties of the partners by contract between the partners. Okay, I will stop this video. Bye everybody.